नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केरल से भारत को जलाने की एक खतरनाक साजिश चल रही है और इस साजिश में धीरे धीरे एक एक करके पर्दा उठ रहा है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी जो है घटनाओं का वो इशारा कर रहा है कांग्रेस लेफ्ट ये दोनों के बीच जो गठजोड़ है, जो परोक्ष तौर पर एक दूसरे का साथ देने का तरीका है और फिर उसके साथ इस्लामिक संगठनों के साथ सांठगांठ, मौलानाओं के साथ सीक्रेट मीटिंग और फिर राहुल गांधी का अचानक से उज्बेकिस्तान चला जाना जो एक इस्लामिक स्टेट है, और दूसरी तरफ यहां पर पिनराई विजयन को बार बार हंगामे के साथ चिल्ला चिल्ला कर यह कहना कि राजीव चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं कि केरल में जो ब्लास्ट हुआ उसमें हमास की कोई भूमिका नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की भूमिका नहीं है। और उस बीच एक और बड़ी घटना जिसमें जमात ए इस्लामी का यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट एक रैली मार्च आयोजित करता है, जिसमें हमास का नेता आतंकी खालिद मसेल वर्चुअली जुड़ता है। ये सारी की सारी क्रोनोलॉजी इस तरह इशारा करता है कि केरल में कुछ बड़े खतरनाक प्लान बन रहे हैं। वामपंथियों की मिलीभगत, कांग्रेसियों के सहयोग से वहां मौलाना गैंग इतना सक्रिय हो गया है कि वहां से देश को दहलाने की खतरनाक साजिश बनाया जा रहा है, और उसका संकेत इस पूरे मामले में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक एक करके जो खबरें सामने आई, जो मामले आए हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं, उनकी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। और इसलिए पिनराई विजयन भी मांग कर रहा है कि यहां पर जांच टीम जो हमने 20 सदस्यों वाली बनाई है, वही जांच टीम को जांच करने देना चाहिए। एनआईए इसमें एंट्री न ले। हालांकि केंद्र सरकार ने एनआईए की टीम को भेज दिया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की टीम को भी भेजा है, और अमित शाह ने सीधे तौर पर पिनराई विजयन से बात की कि अगर आपसे हालात नहीं सुधरता तो या तो इस्तीफा दे दो, या फिर अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर केरल में राष्ट्रपति शासन तो लगा ही देना चाहिए, क्योंकि अब कंट्रोल से बाहर मामला होता जा रहा है। केरल में जिहादी साजिश कोई नई नहीं है, लेकिन इन जिहादियों को बीच में कंट्रोल कर लिया गया था जब केंद्र सरकार ने एक्शन लिया, और उसमें भी पीएफआई पर बैन लगा दिया। पीएफआई का पूरा नेटवर्क केरल से चलता था, उसके बाद ही ये साउथ के स्टेट में और फिर नॉर्थ ईस्ट तक फैला। लेकिन जो पीएफआई पर बैन लगा, बौखलाहट उसकी भी है। और इस बीच जो पीएफआई के मेंबर हैं, जो खतरनाक साजिश रचने वाले हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़कर नए संगठन जैसे जमात ए इस्लामी के साथ भी जुड़े, और साथ ही उसके यूथ विंग, छात्र संघ, उसी तरीके से ये अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ रहे हैं और पार्टियों के साथ भी जुड़ रहे हैं, जिसमें से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। इसके साथ उसी तरीके से जुड़ रहे हैं जैसे सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन लोगों ने पहले अलग अलग राजनीतिक पार्टियों, अलग अलग इस्लामिक संगठनों से अपना जुड़ाव लिख रखा, और उसके बाद एक नया संगठन बनाया पीएफआई, जिस पर अब केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। लेकिन इनकी बौखलाहट को देखिए, कांग्रेस के सांठगांठ को देखिए और लेफ्ट की सरकार को देखिए। इस बीच की क्रोनोलॉजी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि गाजा पर हमलों के बाद जो बौखलाहट हिंदुस्तान में मुसलमान के संगठनों और मौलानाओं के बीच दिखाई पड़ रहा है, वो कोई सामान्य नहीं है। हर जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में, वहां प्रदर्शन करने से पहले डर लगता है, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रैली निकाली गई, 4 लोगों को जेल में डाल दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दिया गया। लेकिन केरल में ये यूथ विंग के कार्यकर्ता रैली करते हैं, और वहां पर ये छोटी मोटी रैली नहीं होती है, बल्कि प्रदर्शन सॉलिडेरिटी दिखाते हैं किसके साथ?
फिलिस्तीन और हमास के साथ और दूसरी तरफ हमास के एक नेता को वर्चुअली जोड़ते हैं। ये हमास का जो नेता है, आतंकी है, ये कोई साधारण आतंकी नहीं है। ये खालिद मशेल वही आतंकी है जिसको हमास का फाउंडर मेंबर बताया जाता है। वेस्ट बैंक में पैदा हुआ ये मशेल धीरे धीरे वेस्ट बैंक से निकलता हुआ गाजा और उसके बाद दुबई, उसके बाद यूएई में हर जगह ट्रिप करता रहा और फिर धीरे धीरे जो हमास का फाउंडिंग मेंबर माना जाता है उसमें भी ये शामिल रहा है। इसलिए अपने आप को प्रमोट भी वैसे ही करता है। ये गाजा से बाहर तो रहता है लेकिन हमास का बड़ा नेटवर्क रखने वाला नेता माना जाता है और उसको वीजा नहीं मिली तो यहां पर वर्चुअली जोड़ा गया। अगर इन लोगों को वीजा दी जाने लगे तो केरल में तो हमास के आतंकियों का अड्डा बन जाए। लेकिन हुआ क्या, ये सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग कह सकते हैं या यूथ विंग कह सकते हैं, इसका मकसद क्या था, उसमें नारेबाजी क्या लगाई गई? उसमें कहा गया कि हिंदुओं को उखाड़ फेंको और जो यहूदी है जो अरबों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, जंग लड़ रहा है, उसको भी उखाड़ फेंको। यानी कि हिंदू यहूदी को एक साथ लाया, क्योंकि इस समय भारत की जो पॉलिसी है वो बदल गई है। इसमें जो जुड़ाव हुआ खालिद मशेल का, उसने भी यही बात कही और फिर केरल में नए तरीके से सारे मुसलमान जागृत हो गए कि अब तो यहां से जो आंदोलन चलेगा वो पूरे भारत में फैल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उससे पहले क्या घटना हुई यह भी देखना जरूरी है, क्योंकि केरल में वामपंथी पार्टी की सरकार है। क्या वहां का इंटेलिजेंस ब्यूरो सोया हुआ था? क्या उसे पता नहीं था? क्या सरकार के परमिशन के बिना इस संगठन ने रैली का आयोजन किया था? इसकी जानकारी तो पहले से थी, लेकिन सरकार जमात इस्लामी के उस युवा विंग को रोका क्यों नहीं? उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, डिटेन क्यों नहीं किया, जबकि उसमें हमास का आतंकी वर्चुअली शामिल होने वाला था? और अब जो आरोप लग रहे हैं इसी बात के लिए लग रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं के सुरेंद्रन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह पहली बार ऐसा केरल में नहीं हुआ कि हमास का एक आतंकी नेता वर्चुअली जुड़ा है। इससे पहले भी कई बैठकें इन लोगों ने की और उसमें हमास के नेताओं को जोड़ा गया, उससे टिप्स लिए गए, बताए गए कि कैसे हम भारत में आपके पक्ष में आंदोलन करें। और केरल की पिनरई विजयन की सरकार जो है वो चुपचाप बैठकर देखती रही, क्योंकि उसे लगता है कि इस्लामिक एजेंडे पर नहीं चलेंगे तो वहां के 27% मुसलमान उसे वोट नहीं देंगे। हिंदुओं की जहां तक बात है, वहां पर दिखाने के लिए तो केरल में अभी 54% हिंदू हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो वहां 54% हिंदू नहीं है, बल्कि उसमें से एक नया वर्ग पैदा हुआ है, वो है वामपंथी वर्ग, लेफ्टिस्ट, जो कि मानता है धर्म नहीं है, लेकिन वो धर्म नहीं है हिंदू वाली भावना से मानता है। वो धर्म का मजाक उड़ाता है हिंदू वाली भावना से, लेकिन वो सिंपैथी रखता है मुसलमान और क्रिश्चियनों के प्रति। इसलिए हिंदू डिवाइडेड है, कम्युनिस्टों के बीच बट गए हैं, उसका माइंड वॉश किया गया है। एक तरह से उन्हें इस्लामिक जिहादियों की तरह जोड़ दिया गया है, जिसके कारण वहां पर 54% हिंदू नहीं कह सकते, उसकी संख्या घटकर 30 से 35% हो जाती है, क्योंकि और लोग कम्युनिस्टों के साथ जुड़े हैं। लेकिन इसीलिए इन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी केरल से शुरू की, उसमें एक और बड़ी भूमिका थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारत किसी भी तरीके से आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा, और उसी दौरान जबकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यूएन में भारत के उस फैसले का विरोध करते हैं जिसमें
प्रियंका गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, अब तो सोनिया गांधी भी मैदान में उतर गई कि जिन लोगों ने सलाह दी थी प्रधानमंत्री को, जिन लोगों ने कहा था कि यूएन में जब वोटिंग होगी तो हम हमास के समर्थन वाले किसी भी रेजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं कर सकते, वो गलत सलाह दी थी। हमें तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे वो हमास को समर्थन ही क्यों न दे। लेकिन इस बीच हुआ क्या? इस बीच एक और बड़ी घटना हुई, उसमें राहुल गांधी अचानक से 3 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है कि वो उज्बेकिस्तान गए थे। यानी ये 24-25 अक्टूबर के बाद की घटनाओं को देखना पड़ेगा कि उस समय एक तरफ पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि हम फिलिस्तीन का मानवाधिकार के नाम पर किसी आतंकी संगठन का साथ नहीं देंगे, लेकिन उस बीच हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है? कांग्रेस विरोध करती है, विपक्षी पार्टियां विरोध करती है और हिंदुस्तान के मुसलमान अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते हैं, जिसमें केरल में बड़ा प्रदर्शन होता है, लुधियाना में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम जुड़ते हैं एक प्रदर्शन में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, झारखंड में छोटे मोटे प्रदर्शन होते हैं, बिहार में कुछ मीटिंग की जाती है। मतलब जहां जहां अपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं वहां के मौलाना एक्टिव मोड में होते हैं और उसी बीच राहुल गांधी अचानक से गायब हो जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं। उज्बेकिस्तान कैसा देश जहां पर 96% मुस्लिम है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर, ये लोग जो यूएन में रिजोल्यूशन लाने वाले थे, उसके बाद आया, ये खबर बाद में आई कि यूएन में जो रिजोल्यूशन लाया गया फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के जंग को मानवाधिकार के मुद्दे पर रोक देना चाहिए, इसमें यह देश भी शामिल था। 40 देश जो रिजोल्यूशन को दस्तखत करके आगे बढ़ाए थे, उसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल था। लेकिन उसके बाद 120 देशों का समर्थन जुटाया गया, उसमें 57 तो डायरेक्ट इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक देश है, और उसके बाद उसके सिंपैथाइजर को अपने साथ जोड़ा गया, जिसमें चीन की लॉबिंग थी, पाकिस्तान की लॉबिंग थी, रूस की भी लॉबिंग थी, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और इस बीच वो उज्बेकिस्तान से लौटते हैं और फिर एक धमाका होता है। कतर से खबर आती है कि वहां पर अचानक से 26 अक्टूबर को भारत के पूर्व नौसैनिक 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत दे दी गई है। यह कतर कौन सा देश है? कतर वही देश है जो कि अफगानिस्तान में चल रहे तालिबानी आतंकियों के तांडव के लिए वहां पर अफगान में तालिबानियों के संरक्षण देता रहा। यह मीडिएटर था कतर, अमेरिका और तालिबानियों के बीच वहां पर मीटिंग बुलाई जाती थी, क्योंकि वहीं दोहा में ये लोग जाकर शरण लेते थे, ये अफगानी आतंकी, और वहां पर वो हमास के भी नेता शरण लेते हैं। वो भी अमेरिका से डील करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। वो हमास का समर्थक है, वो अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थक है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप हैं सबका कहीं न कहीं समर्थन करता है। और इसलिए अमेरिका उसको भाव देता है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ डील करता है दूसरे आतंकी संगठनों के साथ पीस अकॉर्ड के लिए, शांति संधि के लिए, समझौता के लिए। और वही कतर अचानक से उज्बेकिस्तान से लौटकर जब राहुल गांधी आते हैं, 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत दे देता है। भारत सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश अभी जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने सारे पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की है और कहा है कि हम एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से उन लोगों को वापस लाने का तरीका ढूंढ रहे हैं और लाकर रहेंगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ? राहुल गांधी लौटे, कतर से धमाका हुआ और फिर केरल में एक बैठक होती है, रैली की जाती है, और उस रैली में हमास का आतंकी नेता वर्चुअली शामिल होता है। और जब इससे भी बड़ा हंगामा नहीं खड़ा हुआ तो फिर एक दिन बाद ही चर्च में, यानी कि प्रार्थना सभा में, ईसाइयों का हमला हो जाता है। 3 ब्लास्ट होते हैं, लोग अफरा तफरी की स्थिति, हंगामा खड़ा हो गया। और उसके बाद एक आता है मार्टिन नाम का व्यक्ति जो कहता है हम इस पूरे
जो धमाके हुए हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और वो जाकर सरेंडर कर देता है। वो एक व्यक्ति है जिसको ये भी जानकारी नहीं है कि वहां हुआ क्या और कैसे हुआ, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। ये जिम्मेदारी उसने ऐसे ही नहीं ली, क्योंकि उसे पैसे दिए गए हैं डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे को, कि इससे ये हो जाएगा कि एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसने गुनाह कबूल कर लिया, अब इससे आगे जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन जांच तो होगी। केरल की सरकार और कांग्रेस के नेता, 15 बड़े नेताओं को तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो तरीके अपनाए हैं, जो साजिश रची है भारत के खिलाफ, हमास का समर्थन किया है, उसके लिए न तो उसे माफ किया जा सकता, न ज्यादा जांच की जरूरत है। सीधे गिरफ्तार करके उनको जेल के अंदर डालो और उसके बाद केरल के मामले की सुनवाई हो। पिनरई विजयन से बोला जाए या तो इस्तीफा दो या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि केरल अगर इसी मोड में चलता रहा तो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक होगा और यहां पर अलग अलग जगहों पर फिर से ये जिहादी एक्टिव हो जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।